कैसे समझे हुए लोग हैं। आपको लगता है कि ब्राह्मणों ने अज्ञानतावश कब्जा किया हुआ? बोले बनकर लोग, इस सिद्धांत में नहीं मानता। भान बनाकर कॉन्शियसली सारा कुछ किया हुआ है, तो वो अज्ञानतावश नहीं किया, उन्होंने जानबूझकर किया हुआ है। हेलो साथियों, काशी मथुरा किसकी? ब्राह्मणों की या मूल निवासी बौद्धों की? ये टाइटल में मूल निवासी बौद्धों की ऐसा शब्द प्रयोग डालने से इसकी उपयुक्तता और ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं बहुत लंबी बात बोलने वाला नहीं हूँ। डॉक्टर विलास खरात ने हिस्टोरिकली बहुत सारे प्रमाण देकर आपको बहुत सारी बातें बताई। मैं केवल 2-3 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हमको नए सिरे से इतिहास लिखने का काम करना चाहिए, और उसके सेंटर में मौलिक बात ये होनी चाहिए कि जो भारत का मूल इतिहास है और जो मूल महानता है वो नाग लोगों की है, और भारत के जो मूल निवासी है वो नाग लोग हैं। ये इतिहास के पुनर्लेखन में ये पहले नंबर की बात होनी चाहिए। अगर इस तरीके से इतिहास लिखने का काम हुआ तो ब्राह्मणों का तमाम खेल एक्सपोज किया जा सकता है, क्योंकि नागों के पूर्व ब्राह्मण नहीं थे। यूरेशियन ब्राह्मण भारत में यूरेशिया से आए तो उनका संघर्ष ब्राह्मणों का नाग लोगों से ही हुआ। नाग लोगों के द्वारा ही भारत की महानता का विकास हुआ। बुद्ध का ऐतिहासिक प्रारंभ भी नाग लोगों से जुड़ा हुआ है। बुद्धिज्म को जो मूल्यवासी लोगों की महान विरासत है उसको नाग लोगों ने एडॉप्ट किया, और नाग लोगों ने ही सारे दुनिया में इसे फैलाया। अगर ये इतिहास भारत में सामने लाया जाए तो बहुत सारी ब्राह्मणों की जो बातें हैं वो सारी की सारी एक्सपोज हो जाएगी। दूसरी बहुत बड़ी बात इतिहास के पुनर्लेखन में ये लिखना जरूरी होगा, नागों के साथ ब्राह्मण लड़ाई लड़ नहीं पाए, जीत नहीं पाए, इतने महान लोग थे। इसलिए हिंसा करके नाग लोगों का सम्राट प्रोदत्त मौर्य, आखिरी सम्राट, उसकी हिंसा से हत्या की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा।
और इस तरीके से वो साम्राज्य समाप्त करने का काम किया गया। उस 10,000 जाति के जो टुकड़े SC ST OBC के बाहर भी है, वो सारे के सारे टुकड़े नाग लोगों के किए। जातियों को, नाग लोगों को विभाजित करने के लिए जातियां बनाई है। ये मेरा नया, मैं तर्क के आधार पर बातें करते रहता हूँ, फिर इतिहासकार सबूत लाते, बाद में लाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि नाग लोगों को जातियों के टुकड़ों में बांटा गया, तो मूल निवासियों को जो जातियां विभाजित करने के लिए बनाई, एक दुखद बात यह है कि अभी लोगों को जातियों का गर्व होता है जो ब्राह्मणों को मजबूत करने का काम करता है। हम जातियों के आधार पर इकट्ठा होने का सोचते हैं, ये विभाजन की प्रक्रिया को दृढ़ करता है। जातियों का समूह बनाकर इकट्ठा होना और एक सिंगल जाति को आधार बनाकर इकट्ठा होना, ये दो कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इसलिए हमें ये थ्योरी समाज में प्रचलित करनी होगी कि हम सब मूल निवासियों के पुरखे नाग लोग थे, वो महान थे, उन्होंने ये विरासत का निर्माण किया, ये किया, ये किया, ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसको विभाजित करने के लिए जातियां बनाई। जातियां बनने की वजह से हम आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इकट्ठा होकर ब्राह्मणों का मुकाबला नहीं कर पाए। जब यूरेशिया से ब्राह्मण लोग आए तो ये यूरेशियन लोग थे, ब्राह्मण थोड़ी थे। यूरेशिया से जो लोग आए ये यूरेशियन लोग थे, ब्राह्मण थोड़ी थे। जब यूरेशिया से भारत में आए, समझाने के लिए आपको नई चौंकाने वाली बात बताता हूँ, ये वर्ण व्यवस्था जो है, जब यूरेशिया से भारत में आए ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, तो यहाँ के लोगों से 3 वर्ण बनाए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे मूल निवासी हैं। इतिहास का नया पुनर्लेखन लिखना होगा। बिहार प्रदेश के हमारे पिछड़े वर्ग के OBC के कोई यादव प्रदेश का क्या नाम है, हमारा कार्यकर्ता प्रदेश का पिछड़े वर्ग का प्रमुख दिनेश यादव, पता नहीं दिनेश यादव उसका नाम है कि नहीं। ये जो वाराणसी को सटा हुआ इलाका है, उसका इलाके में रहता है बिहार। ओके, खैर, वो पिछले कार्यक्रम में मीटिंग में वो आया, उसने मुझे बताया, सब लोगों के सामने बताया, स्टेट के मीटिंग में बताया कि मैं एक क्षत्रिय कहने वाले, क्षत्रिय ओरिजिनल कहने वाले जो लोग हैं उनके पास गए, उनको कहा, इसने कहा कि मैं भी क्षत्रिय हूं। उसने ओरिजिनल जो क्षत्रिय है उसको कहा मैं भी क्षत्रिय हूं, तुम तो हो ही, मैं भी हूं। तो जो ओरिजिनल क्षत्रिय है, तो यादव को पूछा तुम कौन से वाले क्षत्रिय हो, क्योंकि ये जो जब शादी व्यादी होती है ना, तुम चाहे किसी भी बिरादरी का हो, तो बिरादरी में बिराडित हो, तुम वो उसमें कौन, उसमें और कौन, निचले वाले हो कि ऊपर वाले हो,
शादी ब्याह में ये गारंटी से पूछा जाता है, बाकी खाने पीने में नहीं पूछते, शादी ब्याह में जरूर पूछा जाता है। तो उसने उसको कहा कि मैं भी क्षत्रिय हूं। तो वो क्षत्रिय ने ओरिजिनल उसने पूछा उसको, यादव तुम कौन से वाले क्षत्रिय हो? यादव ने कहा मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं। यादव ने उस क्षत्रिय को कहा ओरिजिनल, मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं। हाँ, यादव अहिर ने कहा, अहिर में अहि शब्द का अर्थ है नाग। अहिर शब्द में अहि शब्द का अर्थ है नाग। तो उसने ओरिजिनल क्षत्रिय कहने वाला जो है, उसने पूछा तुम कौन से वाले क्षत्रिय हो? तो यादव ने कहा मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं, मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं। तो जो ओरिजिनल क्षत्रिय है उसने कहा मैं भी नाग वाला ही हूं। आप में से बहुत संख्य लोगों को जो परिवार में हजारों सालों से परंपरागत जो ज्ञान है, हिस्टोरियन उसको सबूत मानते हैं। परिवार में जो हजारों साल से परंपरा में आता है ना, बाप दादा अपने बेटे को, बेटा पोते को, पोता, और वो उसको बताते रहता है। मरने के पहले वो जो कुछ बताया है वो इम्पोर्टेंट बात उसको बता के जाता है। ऐसा हिस्टोरिकल भारत में परंपरा है। तो वो परंपरागत ज्ञान माना जाता है। हिस्टोरियन लोगों ने भारत में उसको हिस्टोरिकल सबूत के तौर पर मान्यता दी है। तो ये जो यादव ने ओरिजिनल क्षत्रिय को पूछा तो उसने कहा कि मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं। तो ओरिजिनल क्षत्रिय ने कहा कि मैं भी नाग वाला ही क्षत्रिय। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण जो यूरेशियन विदेश से आया था, उसने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीन वर्ण यहाँ की जो प्रजा थी, उन प्रजा के आधार पर वर्ण व्यवस्था में तीन वर्ण मूल निवासियों के बनाए और सबसे ऊपर में ब्राह्मण ने अपने को रखा। इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। वो होगा कि नहीं होगा बात की बात है, मैं कर दे रहा हूं। समझ नहीं रहा, कोई लिखेगा कि नहीं लिखेगा वो एक अलग बात है। मैं ही लिख रहा हूं कि रिकॉर्ड में मैं ये ला रहा हूं, ये ऐसा है। और इस तरह से हम लोगों को अपना आचरण, अपनी व्यूहरचना, अपनी रण क्षत्रिय बनाया था ताकि वर्ण व्यवस्था का बचाव किया जा सके। तो इसको हमको अगर क्षत्रियों को साथ में देते हैं तो हम लोग सारा प्रपंच कोलैप्स हो जाए, एकदम कोलैप्स हो जाए। तभी एक ओरिजिनल क्षत्रिय, ओरिजिनल क्षत्रिय हमारे संपर्क में आया। उसको ब्राह्मण ने टेलीफोन किया और कहा कि क्षत्रिय महाराज ये सब खत्म हो जाएगा। मिश्रा और विलास करा के साथ लगे हुए हो, खत्म हो जाएगा, अरे बचाना होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय को कह रहा है, अरे ब्राह्मण अकेले नहीं बचा पाए, क्षत्रिय अगर चला अरे कोलैप्स हो जाए। वो खुद ही कह रहा है खत्म हो जाएगा क्षत्रिय महाराज, वो बोल रहा है खत्म हो जाएगा, बचाना होगा। ये जो क्षत्रिय था ये हमारे संपर्क में आने से थोड़ा होशियार हो गया। हमारे
हमारे संपर्क में आए बगैर भारत में कोई होशियार ही नहीं हो सकता। और एक बड़ा बयान दे रहा हूँ, बाकी तो बुड़बक लोग, बुड़बक समझता, बुड़बक है आपके इलाके का शब्द है? शायद बिहार का है बुड़बक जो है। तो वो हमारे संपर्क में आया क्षत्रिय जो है सयाना, तो वो उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो जो बोल रहा था सुन रहा है, तो और बोल रहा है, उसको लग रहा है कि क्षत्रिय अपने कब्जे में आ गया है, अभी अपनी हाँ में हाँ मिला रहा है। तो वो क्षत्रिय, वो ब्राह्मण बोलता रहा, वो ब्राह्मण को मालूम है रिकॉर्ड हो गया, पूरा रिकॉर्ड करने के बाद उस क्षत्रिय ने रिकॉर्ड किया मेरे बदले। ब्राह्मण का और क्षत्रिय का जो रिकॉर्डिंग है वो क्षत्रिय ने मेरे पर भेज दिया। समझ में आ रहा तो क्षत्रिय को कहा कि तुम नाग हो, बस इतना कहने भर से वो मेरा हो गया। उसने मान्य भी किया ब्राह्मण विदेशी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें अपनी ये लड़ाई है, और लड़ाई के पहले रणनीति होती है। तो मैं ये जानता हूँ, मानता हूँ कि ब्राह्मणों का साम्राज्य क्षत्रियों पर खड़ा है। क्षत्रिय अगर स्लिप बैक हो गया, हरा के सारा मामला खत्म। तो ये रणनीतिक मामला है, ये करना होगा, इतिहास भी लिखना होगा। तो ये सारी बातें हैं, तो नए सिरे इतिहास का पुनर्लेखन करने की जरूरत है। आखिरी बात, आरएसएस ने पिछले 2-3 दशक के पहले जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला वो चला रहे थे, तो अभियान चला रहे थे, उस दौरान का 3000 मस्जिद है जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, ऐसा उनके अखबार में बयान आते थे। 3000 मस्जिद है तो मंदिर तोड़कर बनाए गए, ऐसा वो कहते थे। मैं उन लोगों का बहुत आभारी, जिन ब्राह्मणों ने ये कहा कि 3000 मंदिर मस्जिद तोड़कर बनाए। मुझे अब ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, 3000 मंदिर बौद्ध विहार तोड़कर बनाए, सिंपल इतना लिखना है। बुद्धिस्ट लोगों का, मूल निवासी बुद्धिस्ट लोगों के बुद्ध विहार ब्राह्मणों ने तोड़े, फिर ब्राह्मणों के मंदिर तोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद बनाए। तो कानून का सिद्धांत कहता है कि पहले किसका था? सारा का सारा बुद्धों को लौटाना पड़े। बौद्धों को, मूल निवासी बौद्धों को उनकी विरासत लौटाने का मामला संगठित शक्ति पर निर्भर है। और संगठित शक्ति का सिद्धांत मैंने 2 पेड़ के पहले आपको समझाया। अगर हम 6 लाख गांव का संगठन निर्माण करते हैं तो ब्राह्मण हमारी समझदारी की बात सुनने वाला, मानने वाला नहीं है। ये इन्होंने सबूत दिए, वो पढ़ेंगे जरूर, हमारे लोग बाद में पढ़ेंगे, ब्राह्मण पहले पढ़ेंगे। तो क्या क्या है ये पढ़ेगा, काउंटर क्या करना है ये करेगा, ऐसा करेगा, मानेगा नहीं। मनवाने का तरीका है उनके पिछवाड़े पे लात मारने, ब्राह्मणों के पिछवाड़े पर लात मारनी होगी, और 10 लात मारने के बाद एक गिनना हुआ, 1 लात हो गया, 10 लात मारने। मतलब मैं तो हिंसा करने का पक्षधर नहीं, आदमी टेढ़े लोग हैं, टेढ़े लोगों को समझाकर समझने वाले नहीं है। कुत्ते के पूंछ में पुंगली डाल दो, कुत्ते के पूंछ में पुंगली डाल दो और पुंगली बांध के रखो, साल भर, फिर वो सारी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी कुत्ते की, वो सीधी होने वाली नहीं है। अनुभव से कह रहा हूँ, 2-3 हजार साल का जो अनुभव है उसके आधार पर कह रहा हूँ, ये परिवर्तन
परिवर्तन केवल संगठित शक्ति से ही हो। समझाने से कुछ मानने वाले नहीं, समझाने का कोई मतलब है नहीं। दुनिया को बताना चाहिए जरूर इस तरह के किताबें लिखकर कि हमारा पक्ष न्याय का पक्ष है, हमारा पक्ष सबूतों के आधार पर है। दुनिया को, ब्राह्मणों को नहीं, उनको समझाने का मतलब नहीं है। क्यों? ब्राह्मणों को समझाने का मतलब नहीं, क्यों? पहले से समझे हुए लोग हैं। आपको लगता है कि ब्राह्मणों ने अज्ञानतावश कब्जा किया हुआ? बोले बनकर लोग, इस सिद्धांत में नहीं मानता। मान बनाकर कॉन्शियसली सारा कुछ किया हुआ है, तो वो अज्ञानतावश नहीं किया, उन्होंने जानबूझकर किया हुआ है। इसलिए हम लोगों को संगठित शक्ति के बल से ही ये मुक्ति होगी। अगर ये करना भी है तो संगठित शक्ति के बल पर होगा, एक राज्य सत्ता के बल पर होगा और एक संगठित शक्ति के बल पर होगा। ब्राह्मण अल्पसंख्याक लोग हैं और वो संगठित शक्ति के बल पर उनको हम इस देश में न्याय प्रस्तावित कर सकते हैं। न्याय करना नहीं है, न्याय प्रस्तावित करना है। न्याय करना और न्याय प्रस्तावित करना दो अलग बातें हैं। प्रस्तावित करने के लिए शक्ति चाहिए, न्याय कहने के लिए योग्यता चाहिए। केवल योग्यता से काम नहीं चलेगा, संगठित शक्ति से ये परिवर्तन करना होगा। ये आप लोग गाढ़ मान लो। तो इतिहास का केवल पुनर्लेखन करना जरूरी नहीं है, तो इतिहास बदलना भी जरूरी है। मगर इतिहास लिखने का फायदा ये है, पुनर्लेखन का फायदा ये है कि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों के दिमाग झूठ मूठ का प्रचार करके जो दिमाग पर कब्जा किया है, उससे उसको हटाना पड़ेगा और लिटरेचर काम करेगा। इसलिए ये किताब जो है ये 600 रुपए का, 2 किताब आज के तारीख में 300 रुपए में 50% कंसेशन हो जाएगा। कल नहीं मिलेगा, आज नहीं, कल 600 का 600 मिलेगा, आज 600 का 300 मिलेगा। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।